यस मैम। यस मैम। ये लिंक वाला पंगा बहुत भारी है भाई, इसको एक दो दिन में सॉर्ट आउट करते हैं। जिस लिंक से तुम, हाँ इसी लिंक को कर देते हैं, तुम लोग इसी लिंक से ज्वाइन करना रोज, ठीक है। और ये लिंक काम करना चाहिए अगर कल कोई समस्या ना आए तो। आज तुम लोग की स्ट्रेंथ कम है, सबको मालूम है कि नहीं मालूम है? हाँ? मैम मैम सबको पता है, वो यही है कि शाम का समय है तो कितना लोग है कितना नहीं है पता सबको ही है। नहीं नहीं, अपनी ड्यूटी है, सबको पता होना चाहिए, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। तो हो गया तुम लोग का काम? हाँ, ये दरवाजा बंद कर देना भैया, चिपका देना इसको, रहने दो, मैं कर दे रही। हाँ बस। हाँ तो आज हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। कल मैंने तुम लोग को मतलब इट वाज अ वेरी जनरल क्लास एंड इन विच आई गेव यू सर्टेन सम इंफॉर्मेशन about the philosophy and the importance of philosophy of law. So today we are just going to move ahead and we will start from Article 12. तो जब आप कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ते हो ना, तो कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ने में यू शुड कीप सर्टेन थिंग्स इन माइंड। वैसे हर लेजिस्लेशन में होता है, बट स्पेशली इन द केस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ऑर्डर इन विच द थिंग्स आर मेंशन्ड, पहले क्या है बाद में क्या है। तो अगर आप देखोगे ना जब कॉन्स्टिट्यूशन को, तो कॉन्स्टिट्यूशन में Part 3 deals with fundamental rights, but before Part 3, in Part 1 and Part 2, 1 तुम लोग पढ़ चुके हो, 1 2 तुम लोग को पढ़ाया नहीं जाता। 1 is basically dealing with यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। तो उसमें हम लोगों ने भी देखा कि किस तरीके से हाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडिया, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑन स्टेट, हाउ इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स कैन एक्वायर द टेरिटरीज, ये सारी चीजें तुम लोगों ने देखी। फिर हम लोगों ने उसका फिर जो पार्ट 2 आता है दैट बेसिकली डील्स विद सिटीजनशिप, कि सिटीजनशिप कैसे मिलेगी, किसको मिलेगी, कब मिलेगी। सो देयर आर सो मेनी थिंग्स विच आर बेसिकली डीलिंग विद सिटीजनशिप। पार्ट 3 is considered as the most important part because it deals with fundamental rights. इस पे भी हम लोग आएंगे, हम लोग एनालिसिस भी करेंगे कि एक्चुअल में राइट का मतलब क्या होता है, पर थोड़ा बाद में करेंगे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर योर पॉइंट ऑफ व्यू इज Part 3 of the Indian Constitution, which it deals with fundamental rights. It is prescribed from Article 12 to Article 35. But remember, under Article 12, firstly, instead of defining fundamental rights, the first thing which has been defined in Part 3 of the Indian Constitution, that is the definition of state. तो आर्टिकल 12 क्या करता है? आर्टिकल 12 डिफाइंस स्टेट। द सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज इन पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, व्हाई फर्स्टली द स्टेट हैज बीन डिफाइंड एंड नॉट द राइट्स। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, लेकिन इस पे आने से पहले जरा हम लोग समझते हैं कि एक्चुअल में स्टेट की डेफिनेशन क्या होती है। एंड देयर इज अ वेरी टर्म विच इज वेरी फ्रीक्वेंटली यूज्ड एंड दैट टर्म इज नोन एज नेशन स्टेट थ्योरी। तुम लोगों ने कई बार पढ़ा होगा। तो स्टेट का मतलब क्या होता है? क्या नेशन में और स्टेट में कोई अंतर होता है? इट इज वेरी मच लाइक राज्य एंड राष्ट्र। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन राज्य एंड राष्ट्र? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेशन एंड स्टेट? तो इसको समझने से पहले कुछ कुछ चीजें हम बताएंगे, क्योंकि हम लोगों के यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि किसने क्या कहा। तो इसमें एक चीज आप याद रखना, स्टेट इज अ वेरी ओल्ड फिनोमेना, बट द टर्म स्टेट की हम जब बात करते हैं, तो दिस टर्म स्टेट वाज फर्स्टली गिवन बाय एन इटालियन पॉलिटिकल थिंकर एंड हिज नेम इज मैकियावेली। और मैकियावेली ने क्या किया? ही हैज अ क्लासिकल वर्क एंड हिज क्लासिकल बुक इज द प्रिंस, which was published in the year 1523 AD. So in this book, Machiavelli has used the term state. स्टेट टर्म को मैकियावेली ने यूज किया है। उसके बाद अलग अलग लोगों ने स्टेट को डिफाइन किया, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस। लास्की ने डिफाइन किया है, विल्सन ने डिफाइन किया है, गार्नर ने डिफाइन किया है, वेबर ने डिफाइन किया है, एरिस्टोटल ने डिफाइन किया है।
So they all have basically contributed in defining the meaning of a state. चाहे लास्की हो, गार्नर हो, अरिस्टोटल हो, विल्सन हो, जो भी लोग थे. In the present context, अगर आज हम समझें कि what is the meaning of a state, तो स्टेट की पॉलिटिकल साइंस में जो डेफिनेशन है, what is that definition? State means there should be a certain specified territory. पहले तो आपकी एक टेरिटरी होनी चाहिए. दूसरा क्या होना चाहिए कि certain set of peoples are residing over that territory. लोग उसमें रहते हो. तीसरी चीज क्या होती है, that state or and the persons living in that particular territory collectively they are ready to defend any kind of external aggression or intrusion. यानी हम लोग साथ साथ रहते हैं, लेकिन हमारे घर में, जैसे हमारा घर होता है इंडिविजुअल का, किसी परिवार का अगर आप घर मान लो, तो जैसे ही उस घर में कोई घुसता है, हम कहते हैं हाउस ब्रेकिंग हुई है या चोरी या डकैती जो भी हुई, तो सारे घर के लोग कलेक्टिव मिल करके उसको भगाते हैं या मोहल्ले के लोग मिल करके काम करते हैं. यही काम आपका स्टेट के डेफिनेशन में लगता है. एज अ स्टेट हम लड़े भिड़े चाहे जो करें, बट वंस somebody is going to cross the territorial limits of our country, then collectively we are bound to push them back. तो इसमें क्या होता है कि इस तरीके से वायलेंस जो होता है वो स्टेट के फेवर में या उन लोगों के अगेंस्ट में जो स्टेट के अगेंस्ट में काम करते हैं, उसको ये किसी हद तक रिकॉग्नाइज करता है. और ये वेबर का कॉन्सेप्ट है जो मैंने वायलेंस वाला बताया. तो आज की तारीख में अगर मोटा मोटा आप देखोगे तो डेफिनेशन ऑफ द स्टेट इन द पॉलिटिकल साइंस मींस देयर शुड बी अ फिक्स्ड टेरिटरी, the group of the people residing over that particular territory, collectively they are united that if somebody is going to intrude or any outsider country is going to intrude within their territory, then collectively they will defend themselves. ये होता है. और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है, which is a very important aspect of the state, and that is the concept of sovereignty. स्टेट जो होता है वो sovereign होता है. What is the meaning of sovereign? Sovereign का मतलब होता है as a nation we are independent to take our decisions without any kind of external or internal influence. हम बिना किसी इन्फ्लुएंस के डिसीजन लेंगे. लेकिन इसमें अभी बताते हैं तुम्हें, लेकिन इसमें एक चीज याद रखना, जब आज की तारीख में अगर हम करंट सिनारियो में देखें ना, तो ऐसा नहीं होता दैट द स्टेट्स आर इट हैपेंस वेरी रेयरली. क्योंकि जैसे कल मैंने तुम लोग को बताया था ना कि किस तरीके से WTO आया, IMF आया, इनका पूरा का पूरा मॉडल क्या है, इनका पूरा का पूरा मॉडल होता है अपनी इंटरेस्ट को सर्व करना. तो तुम देखो अगर सिक्योरिटी काउंसिल में ये 5 स्टेट्स जाकर के बैठे हुए हैं जो कि डेवलप्ड हैं, जो कि पावरफुल हैं, और ये अपने इंटरेस्ट के हिसाब से पॉलिसीज बनाते हैं. एंड आई थिंक दी वन ऑफ द वेरी पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ द कोरोना, so personally I believe it has several positive aspects, but one thing is very much clear now. It is very much clear that the United Nations or the WTO or the WHO, they all have been exposed. वो एक्सपोज हो गए क्योंकि उन्होंने अपनी यूटिलिटी को इतना ज्यादा अंडरमाइन कर लिया है दैट द कंट्रीज एंड द पीपल हैव लॉस्ट देयर फेथ इन दीज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस. यू हैव सीन द रोल ऑफ WHO ऑल्सो. तो इसमें अभी जैसे मैंने तुम लोग को उस दिन बताया था, अगर तुम लोग को याद हो, यस्टरडे व्हेन आई वाज डिस्कसिंग कि डेवलपिंग कंट्रीज को हमने एग्रीकल्चर और टेक्सटाइल में डेवलप्ड कंट्रीज ने एंट्री दी और टेक्नोलॉजी के थ्रू डेवलपिंग कंट्रीज में एंट्री ली. तो अभी क्या हो रहा है, जैसे जैसे सॉवरेन स्टेट्स की जब हम बात करते हैं, आई एम जस्ट गोइंग टू गिव यू अ सिंपल एग्जांपल कि हाउ बेसिकली दे कीप प्रेशराइजिंग द डेवलपिंग एंड द अंडर डेवलप्ड कंट्री. जस्ट टेक द एग्जांपल ऑफ एग्रीकल्चर सब्सिडी व्हिच इज गिवन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू द फार्मर्स. इंडियन गवर्नमेंट जो फार्मर्स को सब्सिडी देती है, continuously the members of the WTO, they are pressurizing Indian government to eliminate this subsidy. या तो आप कम करो या खत्म करो. क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि आपकी सब्सिडी के कारण हमारा जो प्रोडक्ट है वो आपकी मार्केट में सेल नहीं हो पा रहा है. Because now your product in your market is going to be very cheaper, so we cannot beat your product in terms of price. तो हमारी मार्केट को आप, क्योंकि WTO का बेसिक पर्पस क्या है ना कि स्मूथ ट्रेडिंग, फ्री ट्रेडिंग, हर्डल लेस ट्रेडिंग, तो ये एक बैरियर क्रिएट कर रहा है. इसीलिए जब तुम लोग देखोगे इंटरनेशनल ट्रेड लॉ को पढ़ते हो या इकोनॉमिक लॉ को पढ़ते हो, तो उसमें जो है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट बैरियर्स की बात की गई है. तो वो क्या कहते हैं, यू आर क्रिएटिंग बैरियर इन दिस वे एंड थ्रू दिस वे दे आर कॉन्टिन्यूअसली प्रेशराइजिंग इंडियन गवर्नमेंट टू विड्रॉ द सब्सिडीज.
और इसमें खास बात यह है कि द कनाडा हु इज सपोर्टिंग दिस फार्मर मूवमेंट्स लाइक एनीथिंग, दे आर द बिगेस्ट क्रिटिसाइजर ऑफ दिस सब्सिडी विच इंडियन गवर्नमेंट गिव्स टू द इंडियन फार्मर। या इसके पहले भी आप लोगों ने देखा है कि चाहे जैसे हम लोगों ने इंडिया बांग्लादेश का जब वॉर हुआ था तो हम लोगों ने इंटरनेशनल प्रेशर में किस तरीके से जीते हुए हिस्से को और सैनिकों को वापस किया था। एंड समटाइम्स इवन इन द पॉलिसी मेकिंग, मेनी टाइम्स द अंडर डेवलप्ड कंट्रीज और द डेवलप्ड कंट्रीज दे आर बाउंड टू फ्रेम देयर policies according to the policy of the WTO, and sometimes they are not in their economic interest. But once you talk about the definition of the state, sovereignty is a very important characteristic of a state. ये बहुत important चीज है। अब दूसरी बात इसमें आती है, ये तो मैंने आपको स्टेट के बारे में बताया। नेशन का मतलब क्या होता है, यानी राष्ट्र और राज्य में क्या अंतर होता है। तो राष्ट्र और राज्य को जब आप कंपेयर करोगे तो राष्ट्र का मतलब होता है समथिंग विच इज वाइब्रेंट अबाउट अ कंट्री, द वाइब्रेंसी अबाउट अ नेशन। लाइक राज्य के साथ जब आप उसके कल्चर को ऐड कर देते हो तो राष्ट्र में कन्वर्ट हो जाता है। राष्ट्र का मतलब होता है व्हाट इज द बाइंडिंग फोर्स विच इज बेसिकली बाइंडिंग एंड कनेक्टिंग द पीपल फ्रॉम ईच अदर, एंड दिस इज समथिंग विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। जैसे कि इसमें इंपॉर्टेंट सवाल क्या होता है, जब हमने नेशन की बात करी तो नेशन में क्या होता है, जैसे आज अगर हम देखें व्हाट आर द थिंग्स विच आर गोइंग टू बाइंड द कंट्रीज, वो कौन सी चीज है जो हमें एक दूसरे से बांधती है। अब इसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, इसको आप पढ़ोगे तो कई बार होता है कल्चर बांधता है, लैंग्वेज बांधती है, रिलीजन बांधता है, इंटरेस्ट बांधता है। जैसे आप यूरोपियन यूनियन का एग्जाम्पल ले लो, European Union, all the countries of the Europe, they came together and they formed the European Union because they want to serve their economic interest. तो एक यूरोपियन यूनियन को साथ में कौन लेकर के आया, उनके फाइनेंशियल इंटरेस्ट। ब्रिटेन को बाद में प्रॉब्लम लगी, ब्रिटेन ब्रेक्सिट कर गया। सो इकोनॉमिक इंटरेस्ट कैन ऑल्सो बाइंड टुगेदर। आसियान कंट्रीज हो गई या जिस तरीके के ब्रिक्स बने, ये अपने अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को लेकर के साथ आए हैं। सो इकोनॉमिक इंटरेस्ट कैन बी वन एस्पेक्ट। द सेकेंड एस्पेक्ट ऑफ जो बाइंडिंग का कैरेक्टर की हम बात कर रहे हैं, या जैसे अभी आप लोगों ने देखा सिल्क रोड की बात हो रही है, चाइना जो कर रहा है। दूसरा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होता है आपका लैंग्वेज। क्या लैंग्वेज हमें एक दूसरे से बांधती है, या क्या रिलीजन हमें एक दूसरे से बांधता है। क्योंकि अगर आज आप देखोगे तो देयर आर अराउंड 184 क्रिश्चियन कंट्रीज एंड 154 इस्लामिक कंट्रीज। सो व्हाट इज द बाइंडिंग फोर्स, द क्रिश्चियनिटी एंड द इस्लाम। द रिलीजन कैन ऑल्सो बी अ बाइंडिंग फैक्टर। बुद्धिस्ट कंट्रीज भी बहुत सारी हैं। अब तीसरा इसमें बाइंडिंग फोर्स क्या होता है, द थर्ड बाइंडिंग फोर्स कैन बी लैंग्वेज। लैंग्वेज से हम एक दूसरे से जुड़े होते हैं, बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज what is the strongest factor which is going to bind them together। तो इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर रिलीजन बांधता तो फिर बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग ना होता, बिकॉज द मेन बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन द पाकिस्तान एंड बांग्लादेश वॉज बंगाली लैंग्वेज। तो लैंग्वेज का, बिकॉज द पाकिस्तान वॉज फोर्सिंग द बंगाली पीपुल टू स्पीक उर्दू, and that was the main cause of conflict between Pakistan and Bangladesh, and ultimately Bangladeshis preferred to get separated as a separate nation instead of living together with Pakistan, though religion wise they both were Islamic countries। लेकिन बांग्लादेश अलग हो गया। इसका मतलब रिलीजन जो होता है वो बहुत स्ट्रांगली बाइंड नहीं करता। यूरोपियन कंट्रीज को अगर आप देखोगे तो क्रिश्चियनिटी में भी डिवीजन के हिसाब से वो अलग अलग है, लैंग्वेज के हिसाब से वो अलग अलग है। छोटे छोटे देश हैं, इतने छोटे हैं कि आप उनके ऊपर उनका नाम नहीं लिख सकते हैं, लेकिन दे आर नॉट रेडी टू कम टुगेदर। जर्मनी और फ्रांस अलग है, स्वीडन और स्विट्जरलैंड अलग अलग है। क्यों अलग है? लैंग्वेज की बेसिस पे अलग है, एंड मेनी टाइम्स दे आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर ऑन द बेसिस ऑफ दिस थिंग दैट वेदर दे आर कैथोलिक्स और दे आर प्रोटेस्टेंट्स। So this can also be a binding force and it can also be a dividing force. The third important aspect can be language. जैसे श्रीलंका ने किया, वंस श्रीलंका डिसाइडेड कि हम सिंगली को अपने आप एक ऑफिशियल पूरी लैंग्वेज करेंगे, बट द तमिलियंस रेज्ड अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट। उन्होंने बोला कि नहीं, सिंगली यहाँ नहीं चल सकती। तो भाषा जो जोड़ती है वही ऐसा लगा कि श्रीलंका को तोड़ देगी। तो यहाँ पे व्हाट इज द इम्पोर्टेंट थिंग, द इम्पोर्टेंट थिंग एंड द बिगेस्ट वंडर फॉर द एंटायर वर्ल्ड, specifically for the European countries, is how India is united, because it is so much diversified. Culture is different, culture is different, language is different, geography is different,
so many differences among the people, but remember we always celebrated them as a diversity. जैसे कल आप लोगों ने देखा लोहड़ी थी, आज मकर संक्रांति है, हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्से में यही सेम दिन अलग अलग तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है. सो दिस इज द लैंड ऑफ सेलिब्रेशन. सो द बाइंडिंग फोर्स इन केस ऑफ इंडिया इज द कल्चर. तो हमारे साथ यहाँ पे अच्छी बात क्या है, क्योंकि अगर आप देखोगे हमारे जो आपके उपनिषदों में भी जो भारत की डेफिनेशन दी गई है, मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि इंडिया इज द ओनली कंट्री हुज ज्योग्राफी हैज बीन डिफाइंड, हिमालय से लेके हिंद महासागर तक. तो आपका अफगानिस्तान से लेकर के बर्मा और कन्याकुमारी से लेके श्रीलंका ऑफ इंडिया. और मैंने आपको बताया था कि पहले जो भारत का क्षेत्रफल था वो 2 करोड़ हेक्टेयर के आसपास था. तो आपका जैसे इंडोनेशिया, दैट इज इस्लामिक कंट्री, बट स्टिल दे फॉलो इंडियन कल्चर. फिर आप आगे बढ़ते चले जाओगे तो आपका मलेशिया में अब तो नहीं है, पहले मलेशिया भी था, आपका कंबोडिया हो जाएगा. कंबोडिया के बाद आपका जापान से लेके कोरिया तक, ऑलमोस्ट नेपाल तक, all these countries are going to follow same kind of culture. तो cultural integration में क्या होता है, you feel a kind of comfortability. So in the present day also, the biggest problem with the western country, they do not consider India as a single nation, क्योंकि उनको लगता है कि इतने डाइवर्सिफाइड होकर के यूनाइटेड रह ही नहीं सकते. तो दिस इज समथिंग विच इज वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू डाइजेस्ट. और इसीलिए जब तुम लोग देखोगे कि जब इन्वेजन हुआ ब्रिटिशर्स का यहाँ पे, तो उनको समझ में नहीं आ रहा था कि साथ साथ कैसे रहते हैं. तो उन्होंने क्या किया, जो डाइवर्सिफिकेशन था उसको इन्होंने डिफरेंसेस के रूप में प्रमोट किया, एंड दैट वाज द थ्योरी ऑफ डिवाइड एंड रूल ऑफ द ब्रिटिशर्स. उन्होंने बोला तुम एक दूसरे से डिफरेंट नहीं हो, इन्होंने हमें काउंटर में खड़ा किया, हमें लड़वाया, एंड अल्टीमेटली व्हाट हैपेंड, वी ऑल आर अवेयर अबाउट दैट. सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द नेशन एंड द स्टेट. स्टेट जो है काफी स्टेल सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन जो नेशन का कॉन्सेप्ट होता है वो बहुत वाइब्रेंट होता है. आपकी टेरिटोरियल लिमिट्स हो सकती है, लेकिन आपकी कल्चरल लिमिट नहीं होती, क्योंकि जो भारत से बहुत दूर कोई बंदा बैठा होगा वो वहां पे भी हो सकता है इंडियन कल्चर को फॉलो कर रहा हो. तो कल्चरल उसके लिए आपको एक रिचनेस चाहिए होती है. और इसीलिए कल मैंने आपको बताया था कि इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड द लॉ, देन यू शुड नो 2 चीजें. पहला, आप अपने देश के बारे में जानो, और आप अपने बारे में जानो कि आप कौन हो, आपकी आइडेंटिटी क्या है, आप किस कंट्री को बिलोंग करते हो, आपका इतिहास क्या है, जिस देश को आप बिलोंग करते हो उसकी फिलॉसफी क्या. और अगर आप नहीं जानते तो आप नेशन को नहीं जानते हो. फिर आप स्टेट की डेफिनेशन या लॉ को जिस तरीके से पढ़ते हो, there becomes something, it becomes fundamentally wrong. So what basically this is the difference between the nation and state, and I think कि तुम लोगों को समझ में आ गया जो मैं कहना चाह रही थी कि नेशन और स्टेट में बेसिकली डिफरेंस क्या होता है. In the case of Constitution of India, the language of political science, the definition of political science has been used under Article 12. एक important चीज मैं तुम लोग को और बताऊंगी. तुम लोगों को मैंने जो भी डेफिनेशन बताई, लास्की की बताई, गार्नर या मैकियावेली जिसने इस टर्म्स को यूज किया, या एरिस्टोटल की मैंने बात करी, तो यहाँ पे हम ये कहते हैं कि स्टेट, when we talk about the definition of the state, तो हमें लगता है कि 18वीं और 19वीं शताब्दी नेशन ऑफ स्टेट की है, यह 17वीं 16वीं शताब्दी से आई है. लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जब आप स्टेट जो है 3 तरीके से डिफाइंड है, और ये कहाँ पे कितना पुराना telling you for the 7,000 year old beautifully defined है. कहाँ मिलता है आपको, रामायण मिलता है ऐत्रेय ब्राह्मण में, ये मिलता है आपको शुक्र, ये सबसे अच्छा मिलता है महाभारत. भारत में स्टेट को कैसे डिफाइन किया गया है, क्योंकि आपको ये जानकर के ताजुब होगा कि जो डेफिनेशन महाभारत में स्टेट की डिफाइन है, उसी को आगे चल के इन थिंकर्स ने अलग अलग तरीके से डिफाइन किया. एंड आई एम जस्ट गोइंग टू एक्सप्लेन यू. द फर्स्ट थिंग इज, एक बड़ा तुम लोगों ने शायद पढ़ा भी होगा, मैंने भी तुम लोग को शायद बताया होगा अगर तुम लोगों ने मुझसे पढ़ा होगा, कि एक स्टेट की डेफिनेशन में बड़ा फेमस सा कॉन्सेप्ट है जिसको हम कहते हैं
contractarian theory of Hobbes. Maybe few of you have some idea, and I have discussed earlier also. What is the contractarian theory of Hobbes? The contractarian theory of Hobbes is state has entered into citizens have entered into an agreement with the state. And what is the agreement? The agreement is the citizens are going to surrender their right to retaliate. किसके फेवर में? स्टेट के फेवर में. एंड इन एक्सचेंज ऑफ दैट द स्टेट इज गोइंग टू गिव देम दिस गारंटी दैट द स्टेट विल प्रोटेक्ट देयर लाइफ, देयर प्रॉपर्टी एज वेल एज देयर डिग्निटी. इसको जो है कॉन्ट्रैक्टेरियन थ्योरी भी बोलते हैं, इसको सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी भी बोलते हैं. एंड दिस इज ऑल्सो अ कॉन्सेप्ट ऑफ और द डेफिनेशन ऑफ द स्टेट. क्योंकि अगर आज हम स्टेट को सोचें तो हम सोचेंगे स्टेट अस्तित्व में आया कैसे होगा, भारत कैसे बना होगा, फ्रांस कैसे बना होगा, जर्मनी कैसे. तो क्या सिर्फ ऐसा हुआ कि लोगों ने एक दूसरे को लूट कर मार करके या इकट्ठा होकर के स्टेट बनाए, या इसके पीछे कुछ और भी कॉन्सेप्ट है? तो मैंने तुम लोगों को बताया सोशल कॉन्ट्रैक्टेरियन थ्योरी और पॉलिटिकल साइंस की प्रेजेंट डेफिनेशन. लेकिन इसकी जो बेस्ट डेफिनेशन तुम्हें मिलती है एंड विच इज वेरी वेरी रेलेवेंट, वो तुम्हें मिलती है. और इसको पढ़ना, तुम में से जिसको शौक होगा सिर्फ इसको पढ़ो और कुछ मत पढ़ो, अगर नहीं इच्छा है तो, क्योंकि इससे तुम्हें एक्चुअल में पॉलिटिकल साइंस और लॉ पता चलता है. और ये तुम्हें मिलती है महाभारत में. इन महाभारत देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ओरिजिन ऑफ स्टेट, 3 theories of origin of state, and all these three theories are wonderful. The first theory is the theory of social contract, जिससे कि स्टेट बना और जिसको कि अब हम हॉब्स की थ्योरी मानते हैं. जो सेकेंड थ्योरी है दैट इज द डिवाइन थ्योरी. एंड द थर्ड थ्योरी इज द ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ द एवोल्यूशन ऑफ स्टेट. तो पहली हो गई तुम्हारा सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, दूसरी तुम्हारी हो गई डिवाइन थ्योरी, एंड द थर्ड थ्योरी इज द ऑर्गेनिक थ्योरी. एंड आई एम जस्ट गोइंग टू एक्सप्लेन दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दीज 3 थ्योरीज. महाभारत में तुम लोगों ने देखा होगा, अगर नहीं देखा होगा तो देखना. जब महाभारत खत्म हो जाता है तो युधिष्ठिर और पांडव बाकी चारों भाई मिलकर के भीष्म पितामह के पास जाते हैं जब वो डेथ बेड पे हैं. और भगवान कृष्ण ने उनसे कहा है पांडवों से कि तुम इनसे राजनीति की शिक्षा लो, बिकॉज ये राजनीति के सबसे बड़ी अथॉरिटी हैं. उस समय उन लोगों के बीच में एक कन्वर्सेशन हुआ है, और वही कन्वर्सेशन जो है वो पॉलिटिकल साइंस और लॉ का, दैट इज द बेस्ट कन्वर्सेशन. एंड इन दैट कन्वर्सेशन भीष्म पितामह हैज मेंशन्ड दीज 3 टाइप्स ऑफ स्टेट. सो सोशल कॉन्ट्रैक्ट यू आर अवेयर. द सेकेंड स्टेट विच भीष्म पितामह इज मेंशनिंग दैट इज द डिवाइन स्टेट. और ये तुम लॉ में भी कहीं ना कहीं कवर होता है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिवाइन स्टेट? डिवाइन स्टेट लॉ. Austin says that law is the command of sovereign. What sovereign is saying, that is law. Remember, this is the difference. और इसीलिए मैंने कल तुम लोगों को बताया था कि किस तरीके से 2 वर्ल्ड वॉर हुए, और 2 वर्ल्ड वॉर के बाद the world realized that Austin's theory is fundamentally wrong. यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं? King is not sovereign. King is subordinate to law. And Manu Smriti says that Lord created the king for the protection of his creature. तो आप क्या करोगे? किंग का क्या काम होगा? किंग काम करेगा एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड. आप लोगों ने देखा एडमिनिस्ट्रेटिव, आप पढ़ोगे एक थ्योरी वेस्ट में चली है, किंग कैन नॉट डू एनी रॉन्ग. किंग कैन नेवर डू अ रॉन्ग. राजा कभी गलत नहीं करता है. यहाँ पे इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला है कि मोस्ट द टर्म क्रिएचर विल इंक्लूड एनिमल्स, प्लांट्स, और यहां तक कि आपकी मिट्टी से लेकर के जो आपका नेचुरल रिसोर्सेज जितने भी होंगे वो सब इसकी कैटेगरी में आएंगे. एंड दिस वुड बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द किंग टू प्रोटेक्ट एवरीथिंग. इसलिए कल मैंने आपको बताया था कि हमारे यहाँ साइंस बहुत एडवांस था, लेकिन हमारे यहाँ एक प्रोहिबिशन था कि जितना मन होगा उतना एक्सट्रैक्शन ऑफ सॉइल से नहीं करोगे, सिर्फ उतना करोगे तेन तक तेन भुंजता, यानी त्याग पूर्वक आप चीजों का उपभोग करोगे. एंड दैट्स व्हाई दैट सोसाइटी यूज्ड टू बिलीव ऑन द इकोसेंट्रिक मॉडल ऑफ डेवलपमेंट. तो यहाँ पे इसीलिए अगर आप देखोगे अर्थशास्त्र में, तो अर्थशास्त्र में एक बड़ा बढ़िया कोट किया गया है जिसमें कि राजा ये कहता है कि अदंड्योस्मि अहम, यानी मुझे कोई दंड नहीं दे सकता, मैं सुप्रीम हूं. उसमें कहा जाता है कि नहीं,
धर्म तुमको दंडित कर सकता है। ये जो है चाणक्य ने अर्थशास्त्र में लिखा हुआ है। इसका मतलब राजा से ऊपर भी धर्म है, और धर्म का मतलब होता है योर ड्यूटीज। सो यू सी द डिफरेंस बिटवीन द थॉट्स ऑफ द ईस्ट एंड वेस्ट, और द इंडियन थॉट्स और द वेस्टर्न थॉट्स। दे से दैट द किंग इज द सुप्रीम मोस्ट, so whatever the supreme sovereign is going to say, that is the law. Here they are saying that king is the subordination, king is in the subordination to the law, and king जो है वो दंड से परे नहीं है। अगर उसने कोई ऐसा काम किया तो धर्म के अनुसार नहीं है, तो उसको धर्म दंडित कर सकता है। सो दिस वाज द डिवाइन थ्योरी। एंड द थर्ड इंपॉर्टेंट थ्योरी विच भीष्म पितामह हैज मेंशन्ड, दैट इज ऑर्गेनिक थ्योरी। ये बहुत ही कंटेम्प्रेरी आज के समय में है, पर ये कहीं मेंशन नहीं है। दिस इज ऑर्गेनिक थ्योरी। ये क्या कहता है? ये कहता है कि जैसे एक ह्यूमन बॉडी होती है, वैसे ही एक स्टेट होता है। इसीलिए आप देखोगे कि दुनिया के किसी भी देश में किसी भी नेशन का डिपिक्शन ह्यूमन बॉडी की तरह नहीं है, लेकिन हम भारत माता को बनाते हैं क्योंकि हमने उसका मैनिफेस्टेशन किया। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? ऑर्गेनिक थ्योरी ये कहती है कि द नेशन शुड बी कंसीडर्ड एज अ ह्यूमन बॉडी, और जिस तरह से इन अ ह्यूमन बॉडी ईच एंड एवरी ऑर्गन should be strengthened enough to perform its duty. Similarly, in a state, all the organs, all the parts of the state, they should function in coordination, and they should be strengthened sufficiently to make the entire body more powerful, or to make the entire country more powerful. जैसे हमारे जो वाइटल ऑर्गन्स होते हैं उसमें अगर कोई भी एक ऑर्गन वीक हो ना, तो हमारी बॉडी ठीक से काम नहीं करती है। और कल मैंने आप लोगों को बताया था कि नेचर ने हमको किस तरीके से एक कॉन्शियसनेस दिया हुआ है, जहां पे हर बॉडी ऑर्गन और हर सेल को ये मालूम है कि उसको क्या करना है। ये क्या करती है? ऑर्गेनिक थ्योरी क्या करती है? ऑर्गेनिक थ्योरी हैज डिवाइडेड स्टेट इनटू 7 पार्ट्स, और ये 7 पार्ट जो है आज भी उतने ही रेलेवेंट है। इन्होंने किन 7 चीजों की बात करी है जो कि स्टेट में बहुत ही पावरफुल होने चाहिए? द फर्स्ट वन इज द किंग और सॉवरीन, पहला, जिसको आज हम कहते हैं प्राइम मिनिस्टर। The second is the ministers, जिसको आज हम कहते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। The third one is the territory and population, यानी जिसको कि हम स्टेट की डेफिनेशन की बात कर रहे हैं कि एक पर्टिकुलर टेरिटरी एंड द पीपुल हु आर रिजाइडिंग ओवर दैट पर्टिकुलर टेरिटरी एंड पॉपुलेशन। फोर्थ वन इज फोर्टिफाइड सिटीज, यानी आपके शहर और जो राजधानी है आपकी वो सुरक्षित होनी चाहिए, फोर्टिफाइड सिटीज और कैपिटल्स। फिफ्थ वन इज ट्रेजरी, जिसको कि आज हम फाइनेंस कहते हैं। फाइनेंशियली आपको बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि अर्थ जो होता है वो राज्य का मूल है, ये अर्थशास्त्र में लिखा हुआ है। सिक्स्थ जो होता है दैट इज द आर्मी, एंड द सेवेंथ वन इज द फ्रेंड्स एंड एलाइज, फ्रेंडली कंट्रीज एंड एलाइज, जिसको कि हम कहते हैं योर फॉरेन पॉलिसी। So these 7 things, according to the organic theory, these 7 things should function properly to make a state stronger. तो ये जो थी ऑर्गेनिक थ्योरी है, जिसको कि, और ये तीनों थ्योरी जो मैंने आपको बताया कि ये महाभारत में भीष्म पितामह ने मेंशन करी। अब आप यहाँ पे ये देख सकते हो कि इन लोगों से कितने हजारों साल पहले हमारे यहाँ पे स्टेट का कॉन्सेप्ट था और स्टेट को इस तरीके से डिफाइन किया गया था। अब अगर हम प्रेजेंट स्टेट की बात करते हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में अप टू अ सर्टेन एक्सटेंट यू कैन से दैट दिस ऑर्गेनिक थ्योरी, दिस डिवाइन थ्योरी, और तीसरा जो आपका ये कॉन्ट्रैक्टेरियन थ्योरी, ये तीनों कुछ कुछ तरीके से ली गई हैं। जो आपकी ऑर्गेनिक थ्योरी है ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर की या रोल की बात करती है स्टेट की। जो आपकी डिवाइन थ्योरी है ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट से थोड़ी इन्फ्लुएंस लगती है, लेकिन मेन जो थ्योरी हमारे यहाँ स्टेट की फॉलो होती है वो आपकी सोशल कॉन्ट्रैक्ट या कॉन्ट्रैक्टेरियन थ्योरी है, जहां पर हमने एज अ सिटीजन वी हैव ऑलरेडी सरेंडर्ड आवर राइट्स इन द फेवर ऑफ द स्टेट। तो स्टेट की डेफिनेशन जब आप आर्टिकल 12 में देखते हो, तो मैंने आपको बताया कि स्टेट को क्यों डिफाइन किया गया सबसे पहले। तो इसमें एक चीज देखिएगा कि कितना डिफरेंस आया। यहाँ पे जब हम डिवाइन थ्योरी की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि राजा जो है वो वर्क करेगा अकॉर्डिंग टू द लॉ एंड एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गॉड, तो उसके ऊपर लॉ होगा, तो वो क्या करेगा ही। लेकिन जब ब्रिटिशर्स यहाँ पर आए तो देन द ब्रिटिशर्स स्टार्टेड रूलिंग एंड कमांडिंग अस।
दे स्टार्टेड एक्सप्लॉइटिंग अस। आप में से शायद बहुत लोगों को पता नहीं होगा कि सिर्फ कलकत्ता से जितना पैसा लेकर के गए थे, उससे लंदन जो स्लम था वो पूरा का पूरा कन्वर्ट होकर के एक हाई फाई सिटी बन गया था। इतना पैसा वो लोग यहाँ से लेके गए थे। What is the important thing here? The important thing here is why we are defining state firstly, because the fundamental rights in the constitution are available against the state। अब आप सोचो हमारी सोच में कितना परिवर्तन आया। पहले हम ये कहते थे कि राजा लोगों के राज्य को, हर लोगों के इंटरेस्ट को हर तरीके से सर्व करेगा। अब हम ये कह रहे हैं कहीं ऐसा ना हो कि राजा लोगों के राइट्स को वायलेट कर दे। इसीलिए हमारे केस में, और ये हमारी सोच में डिफरेंस क्यों आया, बिकॉज ब्रिटिशर्स वर हियर फॉर अराउंड 200 years और उन्होंने लॉ बना करके हमारे राइट्स को बहुत ज्यादा सप्रेस किया था। इसीलिए दीज फंडामेंटल राइट्स आर द नेचुरल राइट्स। बट रिमेंबर, दो चीज याद रखना। पहला, ये नेचुरल राइट है, किसी ने दिया नहीं है। एज ए ह्यूमन बीइंग दिस इज द गिफ्ट ऑफ द नेचर। और कभी मैं तुम लोग को नेचुरल लॉ भी काफी डिटेल में बताएंगे कि नेचुरल लॉ को कैसे समझते हैं। कल भी मैंने तुम लोग को थोड़ा सा हिंट दिया था। दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट चीज, व्हाट इज द सेकंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट? सेकंड थिंग इज, द फर्स्ट थिंग इज दीज राइट्स आर नेचुरल, एंड द सेकंड थिंग इज दीज राइट्स आर अवेलेबल अगेंस्ट द स्टेट। तो सबसे पहले फंडामेंटल राइट के केस में जो वायलेटर हो सकता है उसको डिफाइन किया गया है, क्योंकि दीज राइट्स आर अवेलेबल अगेंस्ट द वायलेशन ऑफ द स्टेट। सो फर्स्टली दे हैव डिफाइंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वायलेटर, मींस व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्टेट। सो आर्टिकल 12 फर्स्टली डिफाइंस स्टेट। लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट बात क्या है, वंस यू आर गोइंग टू रीड आर्टिकल 12, अंडर आर्टिकल 12 द टर्म कॉन्स्टिट्यूशन तुम लोग आगे से लेकर के बैठना जब पढ़ना, तो जब आर्टिकल 12 खोलोगे तो उसमें अंडर आर्टिकल 12 द डेफिनेशन ऑफ स्टेट, दिस इज द हेडिंग ऑफ आर्टिकल 12। लेकिन जब आर्टिकल 12 के अंदर जाते हो ना, तो उसमें तुम्हें क्या मिलता है, दे आर नॉट डिफाइनिंग द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द स्टेट, दे हैव मेंशन्ड सर्टेन इलस्ट्रेशंस विच आर ऑलरेडी स्टेट। तो उसमें 12 में इन्होंने क्या दिया है, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट इज स्टेट, स्टेट गवर्नमेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर is a state, local authorities are a state, and other authorities are also state. So they have given certain illustration. Illustration में क्या आ गया आपका, central government and parliament, state government and state legislature, local authorities and other authorities, they are state. So what is the important thing? There is no confusion in understanding the meaning of central government and parliament, no confusion in understanding the meaning of state government and state legislature. Local authorities, this term is already defined under section 3 subclause 31 of general clauses act। वहां पे डिफाइंड है कि मतलब क्या होगा लोकल अथॉरिटी का। द फोर्थ टर्म दैट इज कंप्लीटली अनडिफाइंड एंड दैट इज अदर अथॉरिटी। सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट थिंग फॉर योर पॉइंट ऑफ व्यू अंडर आर्टिकल 12 इज you should firstly understand that what is the definition of a state। आर्टिकल 12 ये बताता है कि स्टेट कौन होगा, आर्टिकल 13 ये बताता है कि स्टेट कैसे लॉज को, यानी कैसे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर सकता है, और आर्टिकल 14 से लेके ऑनवर्ड जो है वो ये बताता है कि वो कौन से राइट हैं। तो आप ये देखो ये उल्टा चलता है, पहले बताता है कि वायलेटर कौन होगा, दूसरा बताता है कि वायलेशन कैसे होगा, फिर बताता है कि राइट्स कौन से होते हैं। एंड देन एट द एंड ऑफ द टॉपिक, एट द एंड ऑफ द पार्ट, इट प्रिस्क्राइब्स द रेमेडीज अगेंस्ट द वायलेशन। आई एम टॉकिंग अबाउट आर्टिकल 32। तो ये जो है ये हो गया आपका आर्टिकल 12, जो मैंने तुम्हें एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देकर के ये बताया कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेट एंड साइमल्टेनियसली व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द state. Now if any of you want to ask any question, you can ask me the question, because 12 is a very lengthy topic, it cannot be completed, but if you have any query, please ask the question so that we could also discuss the thing, because it is already 6:45। तो कुछ पूछना है तुम लोग को, तो जितना अभी तक तुम लोगों को मैंने बताया, वैसे तो कुछ खास बताया नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कुछ ऐसा है जिसपे कि कुछ पूछना चाहते हो, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी कुछ चीजें हैं, जैसे कल मैंने तुम लोग को बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशन के आने की टाइमिंग, और कॉन्स्टिट्यूशन का जब हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो इसमें भी एक चीज आप याद रखना, बार बार हम लोग से जो सवाल पूछा जाता है ना, ये कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, या आयरलैंड से लिया है, अमेरिका से लिया है, या वहां से लिया है, या वहां से लिया, तो क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी ओरिजिनल नहीं था क्या?
तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें डिबेट करने वाली हैं। अगर मान लो हमने किसी भी चीज को बोरो भी अगर किया, बोरो अगर अच्छी चीज है तो करने में कोई बुराई नहीं, लेकिन उनका इंटरप्रिटेशन को आप कैसे देखोगे, उनके इंटरप्रिटेशन की बेसिस क्या होगी, ये चीजें भी हमें समझनी होगी। तो हमें इंटरप्रिटेशन के तरीकों को इवॉल्व करना पड़ेगा, जिसमें मुझे एक फंडामेंटल प्रॉब्लम दिखाई देती है और उसको मैं आगे तुम लोगों से डिस्कस करूंगी। लेकिन ये बताओ अभी जितना बताया वो समझ में आया कि नहीं आया तुम लोगों के? अगर कुछ पूछना है तो कुछ पूछ लो। एनी क्वेश्चन? According to Constituent Assembly debate summary, the chairman of the drafting committee. इस पे बाद में डिस्कस करेंगे हम कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अदर अथॉरिटी, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट कैसे इवॉल्व हुआ और ये कैसे और आगे बढ़ता जाएगा और बढ़ रहा है, इस पे भी हम डिस्कस करेंगे। अभी तो 12 शुरू किया है, मैं बताऊंगी बेटा, अभी इसको यहाँ छेड़ना जो है ठीक नहीं है। और कोई सवाल हो तो बताओ। अदर अथॉरिटीज में अब ज्यादा इशू ये आ गया है बिकॉज नाउ पोस्ट 1991 लिबरलाइजेशन वी आर एम्फसाइजिंग अ लॉट, और हम बहुत कुछ कर भी चुके हैं। एक तो एफडीआई पे हमारा बहुत ज्यादा जोर है, दूसरा डिसइन्वेस्टमेंट पे बहुत ज्यादा जोर है। तो अब क्या हो रहा है ना कि बाय द पासेस ऑफ टाइम द स्टेट्स आर बिकमिंग ओनली रेगुलेटर्स। अब हमारा फोन भी प्राइवेट है, बिजली भी प्राइवेट है, सड़क भी प्राइवेट है, सब कुछ जब प्राइवेट है तो फिर स्टेट अगर सिर्फ रेगुलेटर है तो फिर हम फंडामेंटल राइट्स को किसके अगेंस्ट में क्लेम करेंगे? जब आप कह रहे हो कि प्राइमरली स्टेट के अगेंस्ट में, तो क्या स्टेट की डेफिनेशन को भी चेंज करने की जरूरत है? जैसे आज तुम लोगों ने देखा होगा, आज तुम लोगों ने एक चीज देखी होगी कि ये व्हाट्सएप को लेकर के एक पिटिशन फाइल की गई और उसमें कहा गया है कि व्हाट्सएप इज परफॉर्मिंग पब्लिक ड्यूटी, स्टेट फंक्शन की तरह काम करता है, क्योंकि ये इंडिया में लगभग 40-45 करोड़ लोग व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें इन्होंने क्या रेस किया है, जो रिट पिटिशन फाइल की गई उसमें मेंटेनेबिलिटी की बात की गई है कि बिकॉज दे आर परफॉर्मिंग पब्लिक फंक्शन सो दे आर कवर्ड अंडर आर्टिकल 226। अगर वैसे तो अगर पब्लिक फंक्शन नहीं भी परफॉर्म करते हैं तब भी 226 के परव्यू में आ सकते हैं। पर उनका एक आर्ग्यूमेंट, और मैं अपने ये बात तुम लोग को सिर्फ इसलिए बताई ताकि तुमको ये समझ में आ सके कि किस तरीके से स्टेट की डेफिनेशन को चेंज करने की जरूरत पड़ रही है। और स्टेट की डेफिनेशन में आप पार्लियामेंट की डेफिनेशन को नहीं चेंज कर सकते, स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की डेफिनेशन को नहीं चेंज कर सकते, अदर लोकल अथॉरिटी को भी नहीं चेंज कर सकते, दैट इज ऑलरेडी डिफाइंड। तो अल्टीमेटली जो ओवरऑल चेंज हो रहा है वो है द डेफिनेशन ऑफ अदर अथॉरिटी विच इज नॉट डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो एक चीज तो ये, इसको मैं आगे अदर अथॉरिटीज को देखूंगी। दूसरा सवाल इसका ये है कि एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन स्टेट नेशन। नेशन स्टेट को कॉम्बिनेशन कहते हैं और स्टेट का मतलब नेशन स्टेट में बेसिकली जो राज्य और राष्ट्र का अंतर होता है वही नेशन और स्टेट होता है। तो स्टेट में सिर्फ होता है भूखंड यानी जमीन, जमीन पर रहने वाले लोग और उनका कलेक्टिवली इस बात को लेकर के यूनानिमसली एग्री होना कि हमारी टेरिटरी में कोई बाहर का बंदा आएगा तो हम कलेक्टिवली डिफेंड करेंगे। और चौथा कैरेक्टरिस्टिक होता है सॉवरेनिटी का। जैसे अभी हम यूपी की बात करें तो यूपी की एक टेरिटरी है, यूपी में रहने वाले सर्टेन सेट ऑफ लोग हैं, लेकिन यूपी सॉवरीन नहीं है, इसलिए यूपी एक कंट्री नहीं है, वो सिर्फ एक सेंटर के यानी फेडरल जो हमारा पूरा भारत है उसका एक हिस्सा है। क्योंकि हम कहते हैं कि भारत की जो टेरिटरी है वो यूनिफाइड है, तो उस यूनिफाइड टेरिटरी का एक पार्ट है। तो सॉवरेनिटी जब नहीं होती तो आप प्योर स्टेट के कैरेक्टरिस्टिक को अटेन नहीं करते। जो आपका नेशन होता है, नेशन में आपका कल्चर उसका बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। जैसे हमारे यहाँ जल्लीकट्टू ये हमारे यहाँ कल्चर का पार्ट है, हमारे यहाँ जो मकर संक्रांति ये हमारा कल्चर है। जैसे आज सूर्य भगवान की पूजा की जाती है क्योंकि सूर्य जो है वो मकर राशि में प्रवेश करता है और आज के बाद जो सूर्य आपको दक्षिण की तरफ थोड़ा सा जाता हुआ दिखता है वो धीरे धीरे उत्तर की तरफ आएगा। तो ये क्या है, एक एस्ट्रोनॉमिकल चीज हो रही है जो चेंज हो रही है, एक ब्रह्मांडी घटना है जिसमें परिवर्तन आता है, उसके अकॉर्डिंग हम फेस्टिवल मनाते हैं। तो दिस इज द कंट्री ऑफ द फेस्टिवल्स और कल्चर, जिसको कि रिलीजन बहुत लोग बोलते हैं, वो यहाँ का कल्चर है कि आज हम नदी की पूजा करेंगे, सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है छठ में। समझ में आया ना? तो ये हमारे कल्चर का पार्ट है, ये कल्चर हमें यूनाइट करता है। जैसे आप अगर कामाख्या देवी को आसाम में देखोगे तो आप कन्याकुमारी में भी देखोगे, तो जो शक्ति की पूजा करने वाला होता है वो कश्मीर से कन्याकुमारी तक जाता है, फिर वो हिंगलाज देवी तक जाता है जो कि पाकिस्तान में है।
राजस्थान में, ये भी आपके रिलीजन जो है ये भी आपके कल्चर का पार्ट है। तो जब कल्चर एक टेरिटरी से और लोगों से बंध जाता है तो फिर वो नेशन में कन्वर्ट हो जाता है, वो जागृत होता है, वो परिवर्तनशील होता है और उसके कुछ ठोस फंडामेंटल्स होते हैं जिसपे कि वो बेस्ड होता है और तब आप उसको नेशन कहते हो। आई थिंक इट इज क्लियर टू यू नाउ, है ना? यस मैम। ऑर्गेनिक थ्योरी वर्क्स, यस। इसमें रोल ये है तुम्हारा कि ऑर्गेनिक थ्योरी में जितने भी ऑर्गन्स एक तरीके से कह सकते हो ना जो कंट्री के होते हैं उन सबको ढंग से काम करना चाहिए। जैसे एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है जुडिशियल एक्टिविज्म को लेकर के, जुडिशरी इतनी एक्टिव क्यों हुई? क्योंकि कहीं ना कहीं लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव अपने रोल्स को परफॉर्म करने में सक्षम नहीं रहे हैं। हम एज अ नेशन क्यों फेल हो रहे हैं? शायद हमें इस बात का अंदाजा भी नहीं कि हम कितने ताकतवर हो सकते हैं, लेकिन जो बाहर वाले हैं उनको अंदाजा है। इसीलिए वो क्या करते हैं, वो हमेशा, जैसे मैंने तुम लोग को अभी एक बात बताई कि द ब्रिटिशर्स दे प्रोजेक्टेड आवर डाइवर्सिटीज एज आवर डिफरेंसेस। तो कभी तुम देखो जो आपकी स्ट्रेंथ होती है ना उस पर अटैक करते हैं ये। तो जब कई बार देखो आपके कल्चर को लेके सवाल उठाया जाएगा क्योंकि आपको कल्चरली यूनाइट किया जाता है, कल्चर से आप यूनाइटेड हो, तो ये आपके उन चीजों पे अटैक करेंगे। आगे मैं आप लोग को कुछ चीजें बताऊंगी जैसे जल्लीकट्टू का जो केस आया था, ताकि ये आपके कल्चर को अगर खत्म करेंगे तो उसकी यूनिटी पे भी असर पड़ता है। तो इनका बेसिकली क्या है, दे डोंट बिलीव दैट इंडिया इज अ कंट्री, सो दे वांट टू ब्रेक इट। इसीलिए यहाँ पे देखो अभी कल आप लोगों ने देखा कि वो जो खालिस्तान वाला है उन्होंने लेटर लिखा कि पाकिस्तान, पंजाब को हम एक अलग स्टेट बना के रहेंगे। इसी तरीके से इन्होंने रिलीजन की बेसिस पर पाकिस्तान को हमसे अलग करवाया था। तो जैसे जैसे आप टूटोगे आप वैसे वैसे वीक हो गए, और इनको पता है कि वी आर यूनाइटेड देन वी आर वेरी पावरफुल। तो ऑर्गेनिक थ्योरी में होता है कि एज अ सिटीजन व्हाट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। और हमारे यहाँ दिक्कत क्या है कि अभी मैं तुमसे पूछूं कि तुम क्यों पढ़ते हो, या हम पढ़ाने वाले को ये नहीं पता कि वो क्यों पढ़ रहा है, पढ़ने वाले को ये नहीं पता कि वो क्यों पढ़ रहा है। ना तो आप लाइफ को फेस करना सीख पाते हो इस एजुकेशन से, ना ही एजुकेशन आपको इस तरीके की कोई गारंटी देती है कि आप टॉपर होकर के भी कहीं अच्छी जगह सेट हो जाओगे। तो ना तो हम मैन पावर बन पा रहे हैं, ना हम एजुकेटेड बन पा रहे हैं, हम पूरी एक कंफ्यूज्ड सोसाइटी है। तो हमारी जो अपब्रिंकिंग ब्रिटिशर्स ने करी वो अपने पर्पस को सर्व करने के लिए करी थी। समस्या हमारी ये है, जो मुझे समझ में आती है, कि आजादी के बाद हमने सेम पैटर्न को फॉलो किया बिना ये सोचे हुए कि हमारे लिए सुटेबल है भी कि नहीं है। तो हमें कुछ तो मॉडिफिकेशन करने चाहिए थे, लेकिन जो हमने अपनी जड़ को छोड़ा। इसीलिए मैंने तुम लोग को बताया था कि इंडिया में कभी भी अनएम्प्लॉयमेंट रिपोर्टेड नहीं था, कभी भी यहाँ हजारों साल से नदियां नहीं, वो कभी भी पोल्यूटेड नहीं हुई। 50 साल में हमने इन नदियों को मारा है। हम कभी भी यहाँ पे ऑक्सीजन, क्योंकि हम प्रकृति की पूजा करते थे, हमें अपनी चीजों के प्रति जो हंसना सिखाया गया ना, उसके चक्कर में हमने पूरे एनवायरमेंट को, ये कल्चर का पार्ट था हमारा जहाँ पे हम नेचर को रिस्पेक्ट करते थे, धीरे धीरे हमने उसको छोड़ा और हमें अब उसका असर दिखाई दे रहा है। पानी में जहर, हवा में जहर, मिट्टी में जहर। इसीलिए मैंने अभी तुम लोग को बताया था कि यहाँ की जो बेसिक पॉलिसी थी, तेन तक तेन गुंजिता, यानी चीजों का त्याग पूर्वक यूज करना चाहिए। और इसीलिए तुम लोग देखोगे तो यहाँ पे आज मकर संक्रांति है, दान की बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। आप चीजों को दोगे, लेना यहाँ के कल्चर का कभी पार्ट नहीं रहा। इसलिए इस देश में हमेशा उसको महान माना गया जिसने दिया है, पर वहां पे सिकंदर को महान मानते हैं जिसने पूरी सभ्यताओं को नष्ट करके रक्तपात किया। हमारे यहाँ सिकंदर को जैसे लोगों को महान नहीं माना जाता। अशोक को कब महान माना, जब उसने चीजों को छोड़ा है। तो लेने और देने में बहुत अंतर होता है, और यही बेसिक डिफरेंस इकोसेंट्रिक मॉडल और एंथ्रोपोसेंट्रिक मॉडल ऑफ डेवलपमेंट में होता है। और यही बात मैंने कल तुम लोग को बताई थी कि आफ्टर द कोरोना द entire world is seeking a new model of development because they themselves know that this model is not sustainable। इसीलिए जब आप टेस्ला को पढ़ना, जो आपकी टेस्ला कंपनी आ रही है, उसका जो ओनर है वो खुद सस्टेनेबिलिटी की बात करता है कि अब हर चीज में तुम देखो सस्टेनेबिलिटी की बात आ गई है, हर चीज में एथिक्स की बात आ गई है, एनवायरमेंटल एथिक्स, हर चीज में एथिक्स है, कॉर्पोरेट एथिक्स। तो आपको अल्टीमेटली आप वहीं जा रहे हो जिस चीज को हमें बचपन से यहाँ पे सिखाया जाता है पर जो हमें मालूम नहीं है। तो ऑर्गेनिक थ्योरी का मतलब ये होता है कि जितने सेगमेंट हैं सिर्फ सारे के सारे अपनी ड्यूटी को करें। हम लोग जब फंडामेंटल राइट पढ़ेंगे आगे तो मैं तुम लोग को बताऊंगी कि किस तरीके से राइट और अधिकार ये एक दूसरे के सिनोनिम्स नहीं है, दोनों में फंडामेंटल डिफरेंस क्या है ये भी मैं तुम लोग को बताऊंगी। क्योंकि पहली बात, हम इनको पढ़ते ही गलत तरीके से हैं। राइट और अधिकार, दे बोथ आर वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। इसमें क्या डिफरेंस है इसको मैं कल तुम लोगों को बताऊंगी, कल या नेक्स्ट क्लास में। हाउ स्टेट कैन कंट्रोल, स्टेट कैन, आर्मी तो स्टेट के कंट्रोल में होती है ना, गवर्नमेंट के कंट्रोल में ही तो होती है ना आर्मी।
आर्मी का सिंपल सा, आर्मी का क्या रोल है कि जो बाहर से इंट्रूजन अगर कोई करता है या हमारी टेरिटरी में कोई घुसता है तो हम उसको, वो हम सबके बिहाफ पे उसको डिफेंड करती है कि इस टेरिटरी में हम तुम्हें नहीं आने देंगे। तो स्टेट, ऑब्वियसली द स्टेट कैन कंट्रोल द आर्मी, बट नॉट इन द नेगेटिव सेंस। रिमेंबर दिस इज इन द पॉजिटिव सेंस। I am using the term control in the positive sense. Control in itself is not a negative term, but unfair control is a negative term. ठीक है हरी? हाँ, ठीक है। अब तुम लोगों को अगर ये समझ में आ गया हो तो फिर आज की क्लास खत्म करते हैं। Yes. और Yes. अभी तो मैंने तुम लोग को बहुत बेसिक बताया, अभी स्टेट की इसी डेफिनेशन पे बहुत सारे लेक्चर्स में लूंगी तुम लोगों के। आज तो मैंने तुम लोग को बेसिकली बताया कि राइट्स में आप पहले स्टेट को क्यों डिफाइन कर रहे हो और ग्लोबल लेवल पे एक्चुअल में स्टेट का मतलब क्या होता है। बहुत लोग नहीं भी बताते, इतना जरूरी नहीं होता, पर मुझे लगता है जब पढ़ो तो अच्छे से चीजों को समझ करके पढ़ो, ठीक है ना? Yes. तो ये था। अच्छा सुनो, तुम लोगों की क्लास मैं कल नहीं ले पाऊंगी, कल मुझे कहीं जाना है। परसों मैं तुम लोग की क्लास लूंगी। सुबह तुम्हारी क्लास होती है क्या? अगर मैं परसों मॉर्निंग में तुम लोग की क्लास ले लूं तो 10:30 मैम के आसपास, कितने बजे? 10:30 के आसपास ले लें? क्योंकि मैं सुबह जो है, मेरे साथ ना तुम लोगों को थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। मेरे काफी सारे एंगेजमेंट्स रहते हैं, तो उस चक्कर में ना मेरी क्लासेस थोड़ी आगे पीछे होती हैं। पर परसों वैसे हम जरूर। मैम क्या परसों हम लोगों का स्केड्यूल्ड लेबर लॉ है, लेकिन वो अभी तक शुरू हुआ नहीं है। तुम्हारी और कोई क्लास हो रही है कि मेरी हो रही है बस? नहीं मैम, और भी, और जो गेस्ट फैकल्टी हैं हाँ, वो वाले नहीं हो रहे हैं, बाकी हो रहे हैं। तो मैं मेरी तरफ से अगर हम लोग 10:30 बजे ले लें तो चलेगा क्या? मैम कोई टीचर अगर नहीं आता है तो आप ले सकते हैं। कोई टीचर आएगा उसको बोलना मेरी क्लास लेगा, ठीक है ना? ठीक है मैम। उसको बोलना मैंने रिक्वेस्ट करी है कि मेरी क्लास ले ले, मुझे कुछ काम है, ठीक है? ठीक है तो मैम, ठीक 10:30 का रखें? है। सैटरडे, परसों सैटरडे, ठीक है हाँ, मैम। परसों कल तो नहीं ले पाएंगे, ठीक है ना? ठीक है। अच्छा, एक और तुमको करना पड़ेगा, तुम्हें मुझे याद दिलाना पड़ेगा, मैं भूल जाती हूँ कई बार। ठीक है मैम, मैं याद दिलवा दूंगी तो आपको। मुझे जो है परसों